वंस अगेन प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत सृष्टि सिविल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक हमने जो है हमारी यात्रा इसमें नंबर सिस्टम्स का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग पहला ही चैप्टर कर रहे थे, और इसमें हम आज जो हम काम कर रहे थे, हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में जो पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो चीज़ें तय की, हमने कवर की थी। हमने उसमें सबसे पहले ये तय किया था कि भाई जो क्लासिफिकेशन है यानी कि संख्याओं का जो वर्गीकरण है वो किस तरह से होता है। तो हमने पाया कि भाई दो वर्गों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। एक संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं और आपका काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई जो काल्पनिक संख्या की, क्या आप जानते हैं कि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा का जो है सिलेबस नहीं है, तो हम आगे बढ़े इसमें वास्तविक संख्याओं में, और हमने पाया कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं हैं उसको फर्दर हमने फिर दो कैटेगरी में बांटा था। पहली थी हमारे पास रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या, और दूसरी क्या थी हमारे पास अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है रैशनल नंबर, इसमें क्या बोलते हैं आपके जो रैशनल नंबर्स थे उसको हमने आगे और उसमें जो है रिसर्च किया, R&D किया, उसमें समझा कि इसका हम वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो हमने पाया कि इसको फिर फर्दर हम दो कैटेगरी में बांट रहे थे। एक जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, एक जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, दूसरा जिसको हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, फिर हम जब आगे बढ़े तो पूर्णांक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, और पूर्णांक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक जो है वो तीन कैटेगरी में आते हैं। एक पहला कहलाता है आपका जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा शून्य है, और तीसरा जो आपके पास आता है वो कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, ये चीजें हमने पढ़ी थी, और साथ ही साथ हमने जब ये कवर किया था तो हमने इसको क्या बोलते हैं, ये पूर्णांक का कॉन्सेप्ट समझने के दौरान हमने ये पाया था कि जो ये हमारा जो जीरो है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने इसकी पूरी इसने अपना परिचय दिया था, अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि आई एम नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट आई एम लीस्ट इवन नंबर। ये हमारी यात्रा रही थी। उसके बाद हमने दूसरी चीज, इसी के दूसरे पक्ष में हमने दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, फ्रैक्शंस का, भिन्न का। बात समझ में आई? तो हमने भिन्न के ऊपर काम किया था, और इस पे करते हुए हम लोगों ने 5 प्रकार के भिन्नों की हमने बात की थी, जिनमें से पहला हमारे पास है आपका उचित भिन्न था, दूसरा हमारे पास विषम भिन्न था, तीसरा हमारे पास मिश्रित भिन्न था, चौथा जो है हमारे पास वो था दशमलव भिन्न, जो कि यहाँ पे PDF फाइल में नहीं है, लेकिन हमने मेंशन किया था कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। और फिर पांचवा जो था वो क्या था, वो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आया था, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, जिसको हम वितत भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पीछे तक की हमारी यात्रा थी। अब हम इससे आगे जो हमें समझना है वो क्या है प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो शब्दावलियां हैं गणित में, उनमें आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, उसमें आपका क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसमें जो है ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो जिसमें कि आपको लगे कि यार नहीं, ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कि आप क्या है, आप टर्मिनोलॉजीज में आप बिल्कुल क्लियर रहें, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपनी यात्रा भिन्न को हमने वही छोड़ दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास हमने जो है क्या बोलते हैं आपके पूर्णांक थे, पूर्णांक के 3 कैटेगरी हमारे पास आई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? एक हमारे पास आया था पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ रही है, और दूसरा हमारे पास आया था क्या बोलते हैं आपका नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और फिर जीरो भी था। हम इसी में आगे बढ़ते हैं। मैं इस पे आता हूं, अपना बोर्ड ले लेता हूं मैं। तो आपको याद होगा कि हमारे पास पूर्णांक पे जब हम थे तो पूर्णांक के 3 पार्ट हमारे पास आए थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहला था नेगेटिव इंटीजर, जिसको हम लोग ऋणात्मक क्या बोलते थे, ऋणात्मक हम लोगों ने बोला था, ऋणात्मक पूर्णांक। दूसरा हमारे पास जीरो था। फिर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर हो? हम इसी में ही देखिए बच्चों, धनात्मक पूर्णांक वास्तव में क्या है। अब हम आगे जो है हम इसका फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो आप पाएंगे कि जो धनात्मक पूर्णांक है वही वास्तव में क्या है, प्राकृतिक संख्या है।
प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर्स, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। और इसको बच्चे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? और ये प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये गिनती की संख्या है, काउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। हम जब गिनती की बात करते हैं, गिनती की जब बात करते हैं तो गिनती में आप बोलते हैं ना कि भाई क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, तो हम काउंटिंग करते हैं कि भाई 1 2 3 4, तो हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? आपके जो प्राकृतिक संख्या है वो एक्चुअली में क्या है? वो काउंटिंग नंबर्स है। क्लियर हो गया? अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूं 0 और दोनों को, 0 और आपकी प्राकृतिक संख्या कह लीजिए, या आप पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए, धनात्मक पूर्णांक। तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ये मिलके बनाएंगे बच्चों, ये मिलके बनाएंगे आपका जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या के साथ अगर 0 को भी रख दिया जाए तो ये पूरा जो समूह है ये क्या कहलाएगा? ये पूर्ण संख्या कहलाएगा, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। बात समझ में आ गई? अब देखिए, यहां पे हम आगे इंट्रोडक्शन ले रहे हैं चीजों का कि भाई जो हमारी कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट है इस टॉपिक को समझने का, उसमें हम कहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि भाई जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है? वास्तव में वो ही नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जिसको हमने कहा था काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, बात समझ आ गई? फिर दूसरा हमारे पास जो आया था वो है आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, गैर ऋणात्मक, मींस दोनों को मिला दिया जाए। अगर आप 0 और आपके जो पॉजिटिव इंटीजर हैं या जो प्राकृतिक संख्या है उनको अगर हम ले लें तो साथ में मिलके क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी कि ये कैसे होगा? ये होगा 0, फिर आपके n फॉर क्या है? ये एक क्या है? समुच्चय है, सेट है किसका? जिसमें 0 है तथा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये जो आपका पूर्ण संख्या है बच्चों, इसको कैपिटल W से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड जो नोटेशन है अभिव्यक्ति करने का, अगर मान लीजिए उसने किसी प्रश्न में कहा कि कैपिटल W लिखा हुआ है, W इज अ नंबर, तो आपको समझना है कि वो क्या है? वो पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप देखेंगे हम पूर्ण संख्या पे पहुंचे थे। पूर्ण संख्या में क्या क्या है? पूर्ण संख्याओं का फिर हमने फर्दर वर्गीकरण कर लिया, और इसी में ही हम लोगों ने क्या ले लिया? आपके इवन नंबर्स। ठीक है, सम संख्याएं। बात समझ में आ गई? तो पहले इसी को समझते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने पाया कि जो पूर्ण संख्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही? इसके कुछ टाइप्स हैं। पहला क्या हमने ले लिया? आपका इवन नंबर। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग इसको, कैसे इसको फिर फर्दर वर्गीकरण कर सकते हैं, उसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि इसको फर्दर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, 2 भागों में। पहला किस रूप से? पहला कह सकते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर। और दूसरा है आपका विषम संख्या। विषम संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गई? पहले इसी को समझते हैं। विषम संख्या यानी कि क्या हो जाएगा इंग्लिश में? ऑड नंबर्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मैं सबसे पहले किसको लेता हूं? मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं
सम संख्या का कॉन्सेप्ट, और फिर दूसरे में आ जाऊंगा विषम संख्या पे। और किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों सम संख्या का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अगर हम इसी को लेके चल रहे हैं तो सम संख्या का अभिप्राय क्या हुआ? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हों। सबसे क्लासिक डेफिनेशन इसकी यही है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हों। तो 2 से कौन कौन विभक्त होती हैं? 0। भाई 0 को तो आप किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से आप 0 को भाग दे दीजिए, परिणाम क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 0 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1 1 1 से, वो भी मेरे पास 0 ही आ रहा। तो 0 सभी से डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूं कि 1 सबको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो दोनों चीजों को जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इनका डिफरेंट ये होगा कि एक जो है इनमें से 0 क्या है? वो न्यूनतम सम संख्या है, जबकि 1 क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी जब हम विषम संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 0 हो, फिर 2, फिर 4, फिर 6, और यही क्रम आगे भी जाएगा। ये क्या कहलाते हैं? आपकी सम संख्या। ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने पहले भी कहा आपसे, ये क्या है? ये जो 0 है ये क्या है? ये लीस्ट इवन नंबर है। ठीक है, न्यूनतम सम संख्या क्या है? 0। ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं आपके विषम संख्या पे। पूरा ही चलाते, कोई बात नहीं। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट हमारे पास है विषम संख्या। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो विषम संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के अंतर्गत क्या आ गया बच्चे? इसका ठीक जो परिभाषा हमने सम के लिए दी थी उसका विलोम, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती। जो 2 से पूर्णतः विभक्त, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? वे क्या कहलाएंगी? वे आपकी विषम संख्या कहलाएंगी। और ये शुरुआत कैसे होगी इसकी? 1 3 1 3 5 7 एंड सो। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, तो यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं यानी कि होल नंबर्स हैं, उसका एक वर्गीकरण हम इवन ऑड के रूप में कर सकते हैं। ठीक, दूसरा हम कर सकते हैं आपका प्राइम और कॉम्पोजिट में। किस में कर सकते हैं? प्राइम और कॉम्पोजिट। ठीक है, वापस आते हैं। होल नंबर्स का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के फॉर्म में हमने किया। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो मेरे पास बच्चों है वो है प्राइम नंबर्स, अभाज्य या ऋण संख्या, और दूसरा क्या है इसके साथ? किसके? कौन सा? आपका कॉम्पोजिट नंबर, संयोजी संख्या। ठीक है, को प्राइम जो है इसको हम अलग से पढ़ेंगे, और साथ ही साथ परफेक्ट नंबर क्या है ये भी हम सबसे लास्ट में, ये दोनों चीजें हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो आपके होल नंबर्स हैं, जो आपके पूर्ण संख्या हैं, उनको फिर से एक तरीका और है जिसके तहत हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। वो क्या है? आपका प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो चलते हैं उधर अपने बोर्ड पे। तो हमने कहा था 2 वर्गों में। ठीक है,
पहला वर्ग क्या है आपका? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको ऋण संख्या भी बोलते हैं, अब ध्यान रखिएगा, ऋण संख्या, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर। बात समझ में आए? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या दोनों बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार वो हिंदी में अभाज्य या ऋण लिख देगा वो, तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आपका है क्या? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर मीन्स मिलके बना हुआ, कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिशन, कुछ 2-3 नंबरों से मिलके बना हुआ। तो ये क्या कहलाते हैं? ये बच्चों, ये आपका हिंदी में भाज्य संख्या भी बोलते हैं, भाज्य या संयोजी संख्या, संयोजी संख्या, ठीक है। ये पूर्ण संख्या का दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला हमारा क्या था कि भाई पहले हम इसको, एक तरीका ये है कि हम इसको सम और विषम में बांट लें, या दूसरा क्या है कि हम इसको अभाज्य और भाज्य में बांट लें, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसमें सबसे पहले हम किसको समझ रहे हैं? हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या को समझ लेते हैं। तो मैं यहां से इसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। प्राइम नंबर, आप समझिए बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको समझना है, कैसे हम एक बार में क्लियर करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या अभाज्य या प्राइम तब कहलाएगी यदि उस संख्या के केवल और केवल कितने? 2 गुणनखंड, ठीक है। बात समझ में आ गई? प्राइम नंबर क्या है? कंडीशन, शर्त क्या है? शर्त यानी कंडीशन, ठीक है। क्या है? हैज ओनली 2 फैक्टर्स। क्या होंगे? केवल और केवल 2 गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? फैक्टर्स को बोलते हैं बच्चों गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। जो ये फैक्टर है इसका मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। केवल 2, कितने? केवल 2, ओनली 2 फैक्टर्स। बात समझ में आती है? चेक करते हैं। मैंने क्या किया, चेक करता हूं कि हमें पता है 2 सबसे छोटी क्या बोलते हैं आपकी अभाज्य संख्या है, जो 2 है। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। बात समझ में आई? कैसे? भाई कंडीशन को चेक करते हैं, इसके केवल 2 फैक्टर्स होने चाहिए, उनमें से भी क्या? एक तो 1, ठीक है। क्या होना चाहिए? एक 1, और दूसरा क्या होना चाहिए? इटसेल्फ, यानी कि स्वयं। इसके अलावा तीसरा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और देखिए ऐसा है, यहां पे 1 से जा रहा है और साथ साथ किससे जाएगा? अपने आप से जाएगा, स्वयं से, 2 से। तो इसका मतलब क्या है? ये एक क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। बात समझ में आई? दूसरी बात, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया 3, तो केवल 2 गुणनखंड, एक तो हमेशा 1 तो होगा ही सभी का, और दूसरा क्या होना चाहिए? इटसेल्फ, स्वयं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका प्राइम नंबर। क्लियर है? फिर एक और एग्जांपल लेता हूं कि भाई ये तो ठीक है, जो 1 है वो अभाज्य क्यों नहीं है? इसको देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? Why 1 is not a prime number? 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि जो रूल है, जो कंडीशन है,
कि भाई इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए, मींस इट शुड हैव ओनली टू फैक्टर्स, बट यहाँ पे ये 1 से तो जा ही रहा और स्वयं भी ये एक ही है, तो ये तो दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये क्या है? ये तो समान चीज है ना, कोई अलग अलग थोड़ी है, सेम। तो कायदे में इसका एक का कितना, एक ही फैक्टर है, 2 होने चाहिए थे, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कंसीडर्ड एज प्राइम नंबर, नॉट प्राइम। बात समझ में आ गई? आई होप क्लियर हो गया आपको। ठीक है, 2 गुणनखंड होने चाहिए थे लेकिन 2 नहीं है, केवल एक ही है। एक और चेक करते हैं एग्जांपल। मैंने लिया 4, क्या 4 प्राइम है या नहीं है? तो आपने कहा सर 1 से जाएगा, मैंने कहा ठीक है, फिर आपने कहा 2 से भी जाएगा, ओके, फिर ये 4 से भी जा रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 नहीं, 2 से ज्यादा है। 4 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 तो आ रहा है, ठीक है, इटसेल्फ भी आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा मेरे पास आ रहा है, तो क्या है? इट मींस दिस इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। बात समझ में आ रही? क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, मजे से पढ़िए। और ये बोझ लेके मत चलिए कि भाई मैथ्स में ऐसा है वैसा है। सबसे सिंपल सब्जेक्ट्स में से कोई अगर है तो वो मैथ्स है। ठीक है, कोई तारीख याद नहीं करनी, कोई डायनेस्टी याद नहीं करनी है, कोई प्रोसेस नहीं याद करना है, बस बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आप सही करते चलिए और ये आपको बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स ला के दिखाएगा। ठीक है, और हाँ, बशर्ते आप किसी काबिल शिक्षक से पढ़ रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं ताकि मैं कंफर्म हो जाऊं। मैंने 5 लिया, ठीक है, तो 5 1 से डिवाइड हो रहा है और अपने आप से हो रहा है, तो बिल्कुल ये क्या है? ये प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? प्राइम नंबर मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं कि कॉम्पोजिट के कॉन्टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहां पे? कॉम्पोजिट नंबर। भाज्य या संयोजी। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक, बात समझ में आ गई? कॉम्पोजिट सीधी सी बात है, प्राइम के जैसी चलते हैं। क्या होगा? A number is said to be composite if it has more than 2 factors. ठीक है, कोई भी संख्या भाज्य या संयोजी संख्या तब कहलाएगी यदि उसके 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। बात समझ में आ गई? 2 से अधिक क्या होगा? मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 से अधिक। मैंने 4 लिया, 1 आया था, 2 भी है और क्या है? 4 भी है, तो डेफिनेटली ये क्या है? ये न्यूनतम क्या? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। ये क्या है? ये लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, बोर्ड से बाहर नहीं जा रहा है, मैंने चेक कर लिया है। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4। ठीक है, और चेक करते हैं, एक और एग्जांपल। 6 लेता हूं, तो 6 का क्या है? 1 से भी जाएगा, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और अपने आप से भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, कॉम्पोजिट है। 2 से ज्यादा होने चाहिए। 2 कौन से? 2 वे 1
और अपने आप के अलावा भी औरों से भी जाता हो, तो 2 और 3 से भी जा रहा है, तो 6 इज ऑल्सो ए कॉम्पोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये ओके हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें इसमें कुछ चीजों को समझना है। समझना क्या है, ये मैंने यहां कर लिया। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हमारी यात्रा कहां से शुरू हुई। हमने जीरो का इंट्रोडक्शन समझा। जीरो क्या था, इसने क्या कहा? नीदर, NEITHER, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, but is the least even number। ये इसने बात में बारे में कहा था। क्या कहा था इसने? कि मैं ना तो मैं नेगेटिव हूं, ना ही मैं क्या हूं, पॉजिटिव हूं। ठीक है, जब वो ये कहता है नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि उदासीन। उदासीन देख लेना भाई, उदासीन की मात्रा किधर से आएगी? उदासीन, उदासीन राशि। ठीक है, मात्राओं में थोड़ी बहुत गलतियां संभव है, हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, हर आदमी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाथ तंग होता है। सुधार की ओर अग्रसर हूँ। ठीक है, मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम रहा है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया हिंदी मीडियम में अपने आप को ढालने के लिए, और काफ़ी कुछ आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, तो बस फ्लो में कई बार जो है इंग्लिश निकल आती है। वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आना कोई बहुत बड़ी चीज़ है। एक देखिए, आपका एक पढ़ाई का एक आपका दौर रहता है, आप किस माध्यम से आते हैं तो वो चीज़ चिपक जाती है ना। अब होता ही है, जो गांव के हम लोग जब गांव के परिवेश से हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारा लहजा जो है वो गांव का रहता है, तो ठीक है, जैसा है वैसा है ना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि हमें जो है कुछ आत्मग्लानि हो। ठीक है, बात समझ में आ रही। बल्कि मेरे को ये होता है कि यार हिंदी में भी मतलब कि मैं उतना ही पारंगत होना चाहिए जितना कि मैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या है जीरो? क्या है? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट इज द लीस्ट इवन नंबर। ये ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक, तो क्या है? उदासीन राशि है। सिंपल सी बात इसने बताया था, जब हमने किया था ये सेशन, तो उसमें जीरो ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। अब हम बात करते हैं वन की। ये क्या कहता है? नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नीदर प्राइम nor composite, but is the least odd number। क्या कहता है ये? ना तो मैं प्राइम हूं ना ही मैं कॉम्पोजिट हूं, परंतु मैं क्या हूं? मैं सबसे छोटी विषम संख्या हूं, ये कहता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अब हम अपने अगले दो टॉपिक पे आते हैं। अगले दो टॉपिक क्या है देख लेते हैं। हमारी यात्रा प्राइम और कॉम्पोजिट के पड़ाव से आगे बढ़ गई है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इतना बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, जीवन में आप कभी भूल नहीं सकते। हमारे पास दो चीजें बचती हैं बच्चों। एक हमारे पास बचा हुआ है को प्राइम सह अभाज्य संख्या, और दूसरा बच्चे हमारे पास बचा हुआ है परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, परफेक्ट नंबर्स। बात समझ में आ रही? तो चलते हैं वापस। देखिए, जो मजा बोर्ड में है ना, वो ये डिजिटल ठीक है, चीजें हम क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई जैसा देश वैसा भेष, तो ये दौर ही ऐसा आ गया। ठीक है, डिजिटल सब कुछ डिजिटल हो रहा है, लेकिन जो मजा टीचर की असली औकात जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बैठे होते हैं तो बोर्ड में पता लगती है, जब बच्चे वहां से प्रश्न पूछते हैं। अभी तो आप लोग जो है पता नहीं कौन कौन से स्थानों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बात चल रही थी कि भाई को प्राइम क्या है। को प्राइम नंबर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य।
सहअभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, जब भी किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तन, इसको हम HCF बोलते हैं, ठीक है, 1 हो तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? कोप्राइम कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? 2 और मोर देन 2 नंबर्स, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF अगर 1 हो तो वो क्या कहलाएंगी? वे सहअभाज्य कहलाएंगे। सहअभाज्य। कहलाएंगे, ठीक है। 2 or more than 2 numbers having HCF 1 having HCF equal to 1, then such numbers will be referred as coprime। बात समझ में आ गई? इसमें बहुत कुछ। पहचान क्या है? पहचान सीधी सी बात है बच्चे, देखिए पहचान ये है, अगर आप कहते हैं कि भाई उसमें उदाहरण क्या होंगे तो उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। मैंने यहाँ ले लिया 1,3, ठीक है, तो इनका HCF 1 है क्योंकि 1 के अलावा ये दोनों संख्याएं किससे, 1 के अलावा किसी और से नहीं डिवाइड होंगी। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई 1,2, ठीक है, यहां दोनों विषम है, यहां एक सम एक विषम, लेकिन दो क्या है, इनमें से एक प्राइम। ध्यान रखिए बाकी सब कुछ ओके है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो दी हुई होंगी उनमें कम से कम एक आपकी जो है विषम, एक कम से कम एक, उनमें कम से कम एक संख्या जो है वो क्या, वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? कम से कम एक संख्या अभाज्य। देखिए ये अभाज्य है, ठीक है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया यहाँ पे जैसे कि 1,4, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई अभाज्य है नहीं, तो मैंने कहा ये पहचान है, ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पे भी भले ही इसमें कोई भी अभाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी इनका HCF कितना है, 1 है। तो ये जनरल परसेप्शन है कि भाई उनमें से कम एक अभाज्य हो तो मैं बिल्कुल तुरंत देख के बता सकता हूँ कि भैया ये दोनों जो है कोप्राइम है। इसके लिए ये भी चेक किया, भाई 4 जो है इनको, इन दोनों को कौन डिवाइड कर सकता है, भाई 1 के अलावा और कोई संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, ठीक है। सहअभाज्य में क्या नहीं होगा, सहअभाज्य में अगर 2 संख्याएं दी है तो दोनों सम संख्याएं नहीं होंगी, निश्चित रूप से दोनों सम संख्याएं नहीं होंगी। उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिया 2,4, ठीक है, ये क्या, ये सहअभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका जो HCF है वो कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2, 1 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो हमारा है संपूर्ण संख्या, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें बचता है संपूर्ण संख्या। क्या बचता है हमारे पास, परफेक्ट नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण संख्या, ठीक है। तो बच्चों संपूर्ण संख्या जिसको हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं, ये क्या बला है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको एग्जांपल्स लेकर समझाता हूं, ठीक है, जो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। मैंने लिया एग्जाम्पल के रूप में 6, क्या लिया, 6। अब मैं देख रहा हूं कि इसके कितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं,
ठीक है, तो आपने कह दिया कि सर ये 1 से भी जाएगा, ये 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है। तो एक परफेक्ट नंबर या संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसके सभी गुणनखंडों, आगे ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, जिसके सभी गुणनखंडों स्वयं को छोड़कर का योग स्वयं के बराबर, योग स्वयं के बराबर, स्वयं के बराबर। तो आप पाएंगे कि भाई अगर मैं इनको जोड़ दूं 1 + 2 + 3 तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, स्वयं को छोड़ दूं, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अ पॉजिटिव इंटीजर डेफिनेशन क्या होगी, अ पॉजिटिव इंटीजर है, अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग सम ऑफ इट्स फैक्टर्स एक्सेप्ट इटसेल्फ इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक जिसके स्वयं को छोड़कर सभी गुणनखंडों का योग उसके स्वयं के बराबर हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। तो ये लीस्ट परफेक्ट नंबर है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि इसमें जो है प्राइम नंबर्स की जब हम बात करें वापस एक बार फिर से, तो मैं आपको बच्चों एक मैं फॉर्मूले के फॉर्म पे आप समझ लीजिए या जैसे आप चाहें, ठीक है, एक तरीका है इसको अभिव्यक्त करने का, मैं वो आपको बता देता हूँ। एक 10 डिजिट नंबर आप याद कर लें इसको, तो आपके लिए आसानी ये रहेगी कि भाई 44 22 32 44 22 32 2 2 4 2 6 2 2 3 2 1, कितना हो गया ये, 2 2 4 2 6 2 8 10, तो ठीक है, ये थोड़ा सा जगह से थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है इसमें। 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये 10 नंबर का मोबाइल नंबर आप याद कर लें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये क्या है बच्चों, ये है आपका 1 से लेकर 100 के बीच प्राइम नंबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन, ठीक है, क्लियर है। अगर हम इसको सम कर लें, ऐड कर लें, तो हमारा इसका सम आता है 25, यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है, कितनी है, 25। अब आप कहेंगे कि ये कौन कौन सी है, तो बच्चों पहले जो आप लेंगे वो लेंगे आप 1 से लेकर 10 तक यहां पे, ठीक है, फिर लेंगे आप फिर लेंगे आप 11 से 20, फिर लेंगे आप 21 से 30 के बीच में, फिर आप लेंगे 31 से 40 के बीच में, फिर आप लेंगे 41 से 50 के बीच में, और फिर आप लेंगे 51 से 60 के बीच में,
फिर आप लेंगे 61 से 70 के बीच में, फिर आपके पास होगा 71 से 80 के बीच में, और फिर होगा 81 से 90 के बीच, और फाइनली हमारे पास होगा कहां से 91 से 100 के बीच। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 से 10 के बीच में 4, 11 से 20 के बीच में 4, 21 से 30 के बीच में 2, और 31 से 40 के बीच में 2। तो वो कौन कौन से हैं उनको हम फटाफट एक बार बना लेते हैं। यहां मैंने 1 2 3 4, यहां पे भी लगभग इतने ही होंगे, 1 2 3 4, यहां पे 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, यहां पे 3 हैं, यहां पे फिर 2 हैं, 2 3 2, और यहां पे हमारे पास होगा केवल। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब ये कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। 1 से 10 के बीच में आपको सिंपल याद है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 11 से 20 के बीच में आपके पास है 11, 13, 17 और 19। 21 से 30 के बीच में है आपका 23 और 29। 31 से 40 के बीच में भी 2 है, 31 एंड 37। 41 से 50 के बीच में 3 है, 41, 43, 47। 51 से 60 के बीच में 2 है, 53, 59। मुझे इससे ध्यान आ रहा है कि मेरे एक मित्र का नाम 53 है। ठीक है, मेरा बहुत जिगरी यार है, तो 53 सिंह रावत, तो इसलिए भी मेरे को ये प्राइम नंबर याद रहता है। ठीक है, देखिए आपको चीज़ें याद करने से मतलब है, आप कैसे भी आपके पास लॉजिक्स हो याद करने का, हम उस तरीके से चलते हैं ना। फिर हमारे पास 61 से 70 के बीच में, 61 से 70 के बीच में 2 है, हमारे पास 61 है और फिर 67 है। 71 से 80 के बीच में, फिर 71 से 80 के बीच में हमारे पास 3 है, 71, 73, 79। और 81 से 90 के बीच में हमारे पास 2 हैं, 83 और 89। और फाइनली 91 से 100 के बीच में हमारे पास केवल एक है, 97। क्लियर है? तो ये बच्चों याद करने का तरीका है। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि भाई 60 से 100 के बीच में कुल कितने, 60 से 100 के बीच में क्या कहा उसने, 60 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आप देखेंगे यहां से मैं चलता हूं आगे, तो इनको ऐड कर दूंगा सिंपली, 2 3 2 5 6 7 8, टोटल 8 है। अगर बात समझ में आ रही कितनी है, टोटल 8 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरली हम याद करते हैं, और ये याद करने में आसान है नंबर, 44 22, ठीक है, फिर 3 2, इसको पलट दिया 2 3 2 1, ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको आप बना लीजिए, इस पर मेहनत कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो बच्चों अब आप देखेंगे तो हमने जो संख्याओं का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, वो हमने ढंग से पढ़ लिया है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो किसका होगा, वो बच्चे हम लोग इसमें इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न, और साथ ही साथ हम लोग किसी भी समीकरण में के गुणनफल में शून्य की क्या संख्या, कितनी संख्या होती है, इस पे आधारित हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है उसके लिए आपको जो है वीडियोस हम लोग उसको शूट करेंगे और अपलोड करेंगे। आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह है मेरा कि आप सृष्टि सिविल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि इसमें क्या सुधार। देखिए ये एक नया प्लेटफॉर्म है हम लोगों के लिए, और इसमें मैं जानता हूँ कि सुधार की अपार संभावना है।
ठीक है, शायद जीवन पर्यंत हम लोग सुधार की प्रक्रिया से गुजरते रहेंगे। तो जो भी जिन भी युवाओं का सपना उत्तराखंड एसआई या उत्तर प्रदेश एसआई या किसी भी स्टेट का एसआई का अगर है, या उसके जो रेवेन्यू ऑफिसर इसको बोलते हैं पटवारी या और हैं, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड क्लासेस मैं चला रहा हूँ। आप इसको वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं पे रोकता हूँ, और उम्मीद है जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो कुछ शानदार ट्रिक्स हमारे पास होंगी। देखिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँगा मैं उस टाइप का जो है, मैं उस टाइप का स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे हंगामा करूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँगा वैसा पढ़ाऊँगा। सीधी सी बात है, मेरा उद्देश्य क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। और जब आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आप किसी भी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके अंदर लॉजिक्स डेवलप हो, ना कि आप रटें नहीं, आप समझने पे आप फोकस करिएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये क्या बोलते हैं लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूँ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।